मेरी शादी मेरे पापा ने बहुत धूमधाम से की थी और काफ़ी पैसा भी लगाया था। मैं अपनी ससुराल आ गई, मुझे एक सजे-सजाए बेड पर बिठा दिया गया। मैं इसी तरह घूंघट ओढ़े हुए अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि जब वह मेरे कमरे में आए और मैंने उन्हें देखा। मेरे पति एक नौजवान बहुत ही सुंदर था। उसे देखते ही कोई भी लड़की उस पर फ़िदा हो सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा नाराज़ सा लग रहा था। मुझे उसने सबसे ज़्यादा हैरान करके रख दिया। जब मैंने उसे देखा तो उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। मैं उसे देखती ही रह गई, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सुहाग रात को कमरे में पति के अलावा कोई और आया हो। लेकिन मेरे पति शायद उसे खुद साथ लेकर आया था। मैंने देखा उसकी लंबी दाढ़ी, आँखें लाल और अजीब-सा दिखने वाला था। वह बहुत ही अजीब था। अपने सामने उसे देखकर मैं बहुत डर गई, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे माँ-बाप ने मेरी शादी देखभाल कर ही की होगी। किसी ऐसे इंसान से तो नहीं की होगी जो अपनी बीवी की हिफाज़त ना कर सके। और हमारी अरेंज मैरिज थी, इसीलिए मैं बहुत आराम से बैठी थी। तभी एक वह आदमी नीचे झुका और उसने पैर के नीचे एक अंडों की ट्रे रख दी। घूंघट में से ही मैं उसे देख रही थी। मैं तो अजीब से हैरान रह गई कि बेड के नीचे अंडे कौन रखता है। अंडे तो फ्रिज में रखने वाली चीज़ हैं। लेकिन मैं चुप्पी साध ली। आप ससुराल में मेरा पहला दिन था। मैं किसी तरह की बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, इसीलिए मैं चुपचाप यह सारा कुछ देखती रही। फिर उस आदमी ने मेरे पति के कान में कुछ कहा और कमरे से बाहर चला गया। मैंने सोचा चलो भगवान की कृपा है कि वह मेरे कमरे से बाहर तो गया। मैं उसकी उन डरा देने वाली नज़रों से बची, क्योंकि जिस नज़र से वह मुझे देख रहा था उसने मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। वह अच्छी नज़र नहीं देख रहा था। उसके जाने के बाद मैं सीधी होकर बैठी। मेरा ख्याल था कि मेरे पति मेरे से कुछ मीठी बातें करेंगे या हाल चाल ही पूछेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पति ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और कहने लगा, सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम भी अपने कपड़े बदल कर आराम से सो जाओ। शादी की थकावट होगी। मेरा तो दिल ही टूट गया। मैंने अपने पति से यह बात बोली भी कि राज, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मेरी बात सुनकर राज हंस जोर जोर से हंसने लगे। कोई बात नहीं, फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, बेड के नीचे रखे अंडे नहीं टूटने चाहिए। दिल टूटता है तो फिर भी जुड़ जाता है। वैसे मैंने सुना है औरतों का दिल बड़ा ही नाजुक है। यह कहकर राज फिर से हंसने लगे। फिर सोचने लगा वाले अंदाज में बोले, अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें मेरे कमरे में नहीं होना चाहिए था। तुम्हें तो मम्मी के कमरे में होना चाहिए था। मैंने अपनी मम्मी से कहा भी था, लगता है उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई। आपने क्या बोला था मम्मी से? मैं बड़ी उत्सुकता से पूछने लगी। मेरे पति ने अजीब और अनोखी बात बताई। राज कहने लगा कि मैंने मम्मी से कहा था कि तुम्हें 40 दिन तक मेरे कमरे में ना आने दे, और तुम हो कि यहाँ बैठी हो। मुझे राज की बात सुनकर अजीब लगा। मैं समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ। फिर राज बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरफ देखूँगा ना। जाओ, कपड़े बदल कर सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि कल से मम्मी के कमरे में ही सोना। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, और इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। मैंने इसीलिए तुमसे शादी की थी कि तुम सीधी सादी और समझदार लड़की हो। बेशर्म लड़कियों की तरह अपने पति के साथ रहने की जिद नहीं करोगी। मैं हैरान होकर अपने पति की बात सुनने लगी। भला पति के साथ रहना कौन सी बेशर्मी होती है? लेकिन मेरे पति की सोच बहुत पुराने ज़माने की लग रही थी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर मैं यह सोचकर ही चुप रह गई, अभी शायद राज को मेरी बात न सुने, और आगे इसके बारे में सोचने लगी। मैंने सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सुबह उठकर अपने साथ सास से बात करूंगी। हो सकता है इस समस्या का समाधान उनके पास हो। राज का व्यवहार मेरी समझ में नहीं आ रहा था। शायद मेरे साथ मुझे कुछ समझा सके।
फिर आज ऐसा क्यों कर रही है, और यही सोचते हुए मैं सो गई। सुबह होते ही मेरी सास ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने मेरी सास मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खड़ी थी। मुझसे कहने लगी, कैसा लगा तुम्हें मेरा बेटा? उम्मीद है कि तुम खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी हो। सास की बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्हीं के ही गले लगकर कहने लगी, नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके बेटे ने तो मुझसे बात भी नहीं की, उल्टा मुझसे यह कहते हैं कि तुम मम्मी के कमरे में रहो। भला कौन सा रिवाज है? हमारे यहाँ तो शादी होते ही दुल्हन अपने दूल्हे के साथ ही रहती हैं। मैं नहीं जानती कि मैंने क्या गलती की है, लेकिन मैंने तो यही सुना है कि पत्नी हमेशा पति के साथ ही रहती है, लेकिन पति तो सबसे अलग है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरी बात सुनते ही सास का रवैया एकदम से बदल गया। वह मुझसे हमदर्दी करने की बजाय एकदम गुस्से में आकर बोली, कैसी पत्नी हो तुम? अपने पति की पहली रात में भी अपने बस में न कर सकी? अरे औरतों को तो बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके सामने पत्थर से पत्थर आदमी भी पिघल जाता है। लेकिन आजकल की लड़कियों को पता ही नहीं क्या हो गया है, अपनी ही मौज मस्ती में रहती हैं, दुनियादारी की कोई फिक्र ही नहीं। तुम्हें तो अपना घर बसाना भी नहीं आता। अरे हमारी देखो, पहली रात में ही अपने पति की कितनी सेवा की थी। वह मेरी मुरीद हो गए थे। चलो अब हो ही क्या सकता है, जब राज ने कह दिया है कि तुम मेरे कमरे में रहोगी, तो अब यही करना होगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारे यहाँ पर मर्दों की ही चलती है, वह छोटा हो या बड़ा, और तुम उसकी बात मानती हैं। तुम मेरे कमरे में ही रहोगी, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैंने तो तुम्हें पूरा मौका दिया था कि तुम उस मौके को भुना सको। मेरी सास तो ऐसी बात कर रही थी जैसे उनका बेटा कोई महाराजा हो और हम उसकी बांदियाँ। अभी मैं यही सोच रही थी कि सास बोली कि तुम लोगों को लिए इतना तो कर सकती हूँ कि मेरा कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर है, तो मैं नीचे वाले फ्लोर पर आ जाती हूँ और राज के बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। इस तरह तुम्हें अपने आपस में थोड़ा टाइम साथ में मिल जाएगा। नहीं तो लोग बातें बनाने लगेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता आपस में ठीक नहीं है। मुझे अपनी साहब की बात पसंद आई और सोचा, चलो इस तरह मैं राज के सामने रहूँगी तो राज मुझे देखेंगे और उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा। मेरे ससुराल में सब लोग ही अजीब थे, ज़्यादातर अपने कमरे के अंदर ही बंद रहते और धीरे धीरे अपने ससुराल के तौर तरीके सीख रही थी। मेरी एक शादीशुदा नंद भी थी, वह भी यहीं रहती थी और अपने पति के साथ वह भी ज़्यादातर अपने कमरे में बंद ही रहती। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होगा जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी सास के कमरे में लेटे हुए, नींद तो क्या आनी थी, बस ऐसे ही आंखें बंद करके लेटी थी। तभी मुझे लगा बाहर गेट पर कोई है। मैंने उठकर कमरे की खिड़की से देखा तो राज घर के बाहर गेट के अंदर आ रहे थे। लेकिन यह देखकर मेरे सर पर आसमान ही गिर पड़ा कि उनके साथ एक लड़की भी थी जो बहुत ही खूबसूरत है। काले लंबे घने बाल, चमकदार आँखें, रंग की गौरी, अति सुंदर थी। वह लड़की, उसने बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहने थे। उसके पीछे वही आदमी था जो सुहागरात को मेरे पति के साथ आया था। उस आदमी को देखकर मुझे फिर से डर लगने लगा। बहुत ही अजीब सा था, उसकी बहुत डरावनी शक्ल थी। फिर ख्याल आया, क्या फिर वही तो इस लड़की के घर लेकर क्यों आया है? पहला ख्याल दिल में आया वह यही था कि कहीं राज इससे शादी तो नहीं कर रहा। अब तक राज में तुमसे मुझसे कोई बात नहीं की थी, हमेशा मुझे नज़रअंदाज कर देता था। मैं उसके सामने आ जाती तब भी मुझे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता। लेकिन मेरे दिल में सोच लिया था कि राज को ऐसा नहीं करने दूंगी। आखिर उसकी पत्नी हूँ। मेरे और मेरी इजाज़त के बिना राज दूसरी शादी नहीं कर सकता। मुझे एकदम बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से की हालत में मैं राज के सामने आकर खड़ी हो गई। राज ने मुझे सामने से हटाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा।
मैंने राज के पीछे से आवाज़ भी साथ साथ कुछ बात करनी है, लेकिन राज की मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अपने कमरे में चला गया। साथ में वह लड़की और वह आदमी उसके साथ कमरे में गए। मैं राज के पीछे पीछे कमरे में जाने लगी तो राज ने मुझे बाहर का धकेल कर कमरा बंद कर दिया। मैंने कमरे से बाहर से ही चिल्लाकर कहा, राज तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लड़की के साथ अंदर कमरे में क्या कर रहे हो? इस बार राज ने मेरी बात का जवाब दिया और बोला, तुम बेवकूफ़ हो। मैं इस लड़की के साथ कमरे में अकेला नहीं हूँ। यह बाबा भी मेरे साथ कमरे में ही हैं। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। राज की बात सुनकर मैं फिर गुस्से में बोली, मैंने कहा था आज राज तुम बेवकूफ़ मत समझो तुम मुझे। मैं अपनी इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। तुम ज़रूर इस लड़की से शादी करना चाहते हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी। हमारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ यह सब करना था तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? इस लड़की से पहले ही शादी कर लेते, लेकिन जब हमारी शादी हो चुकी है तो मैं इस घर में सौतन बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं दूसरी शादी हरगिज़ नहीं होने दूँगी। मेरी बात सुनकर राज बोला, पत्नी जी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इस बात को कान खोल कर सुन लो कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ। तुम ही मेरी पत्नी रहोगी, लेकिन इस समय मुझे अकेला छोड़ दो। राज की बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम राज इस रिश्ते को निभाने की बात तो कर रहा है। लेकिन मेरी सुई फिर से उस लड़की पर जाकर अटक गई कि यह लड़की घर में क्या कर रही है। और फिर मैं उस आदमी को देखने लगी जो सामने खड़ा मुझे देख रहा था। उसके अजीब नज़रों से मुझे डर लग रहा था। राज फिर से गुस्से से बोला, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मेरे पति की बात करने का अंदाज़ा बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। वह बहुत कठोरता से बात कर रहा था। राज की इस तरह से बात करने की आदत पड़ गई थी। शादी के 3 महीने हो चुके थे। राज ने इन 3 महीनों में मुझसे एक बार भी प्यार से बात नहीं की थी। मैंने रात में ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। राज की बातों से इतना तो मुझे पता चल गया था कि राज उस लड़की से शादी नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पता नहीं राज उस लड़की को घर क्यों लाया। राज के ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैं भी चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरी सास गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन मेरी आंखों से नींद कहीं गायब थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना घर बचाना चाहिए। हो सकता है कि राज सीधे रास्ते पर आ जाए। कुछ तो था जो मुझे छुपा रहा था, लेकिन क्या छुपा रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। सुबह उठी और ख़ुद को अच्छे से तैयार किया। मैंने सोचा अब ज़्यादा से ज़्यादा राज के पास रहने की कोशिश करूँगी, और यही सोचकर अच्छे से तैयार होकर मैं राज के पास कमरे में चली गई। लेकिन यह क्या, कमरे की हालत तो देखकर मैं दंग रह गई। पूरे कमरा तो टूना टोकटों से सामानों से भरा पड़ा था। वह बाबा अब भी मौजूद था। मुझे देखकर राज पहले तो हड़बड़ा गया, फिर गुस्से से मेरे पास आकर बोला, क्या कर रही हो तुम? तुमसे मना किया है ना इस कमरे में आने के लिए। राज ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, लेकिन वहाँ से नहीं निकली, खड़ी रही। मैंने गुस्से में कहा, यह तुम सब क्या कर रहे हो? तुम ज़रूर कुछ गलत काम कर रहे हो। मैं तुम्हें यह सब कुछ नहीं दूंगी। तुम इन ढोंगी बाबाओं को नहीं जानते। राज ने मेरी एक न सुनी और मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं चिल्लाती रही, लेकिन राज ने मेरी एक न सुनी। अब तो यह हर रोज़ का हो गया। राज रोज़ एक लड़की को लेकर आता, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि सारी लड़कियां शादीशुदा होती थी। मुझे हैरत हुई, भला राज शादीशुदा लड़कियों को ही क्यों लाता है? जब भी राज लड़कियों को लाता तो वह बाबा के साथ ज़रूर होता। रोहित यह काम अपनी माँ से छुपाकर करता था। जब भी मेरी सास सो जाती तभी राज लड़कियों को लाता। मैंने इस बारे में अपनी सास से बात की तो कहने लगी राज शादी के लिए तैयार नहीं था, ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाई थी। मुझे लगा राज शादी के बाद जब
ने से पढ़ना नहीं चाहता, इसीलिए शादी नहीं कर रहा। मैंने सोचा शादी होने के बाद वह खुद ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा, लेकिन उसने तो तुम्हें पहली रात को ही अपने कमरे से निकाल दिया। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम दोनों के बीच शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत हो जाए। मैं अपनी साहब की लड़कियों वाली बात बताने ते रह गई। मैंने सोचा कि अगर सास को यह बात बता दूंगी तो हो सकता है कि मेरी सास राज को बता दे इस बारे में, और आज चौकान रात चौकन्ना हो जाए। मैं नहीं चाहती थी कि राज चौकन्ना हो, क्योंकि राज का सच तो जानना चाहती थी। आखिर यह सब क्या कर रहा था, सब पता लगाना चाहती थी। और उसका एक ही तरीका था कि राज कि माँ को इस बारे में पता ना चले। माँ को उसकी हरकतों के बारे में पता चला है, नहीं तो हो सकता है कि राज लड़कियों को घर पर लाने के बजाय कहीं और ले जाना शुरू कर दे। अगली रात जब मेरे साथ सास गहरी नींद में सो गई तो मैं चुपके से उठकर राज के कमरे में आ गई। अभी राज के आने का समय नहीं हुआ था। राज के आने में अभी 10 मिनट थे। एक ऐसी जगह छुप कर बैठ गई जहाँ कमरे में मुझे पूरा कमरा दिखाई दे, लेकिन राज को मैं न दिखाई दी। अभी मुझे बैठे हुए 10 मिनट ही हुए थे कि बाहर से किसी के आने की आवाज़ आई। यह राज ही था, वह अजीब सा बाबा था। दोनों कमरे में दाखिल हुए। आज कोई औरत उनके साथ नहीं थी। यह देखकर मुझे निराशा हुई कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मुझे उस बाबा की बोलने की आवाज़ आई। वह कह रहा था कि राज, तुम्हें अपनी पत्नी का कुछ करना पड़ेगा। अगर वह ऐसे ही काम में टांग अड़ाती रही तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। नया नया धंधा जमा है और चल भी खूब रहा है, लेकिन तुम्हारी पत्नी अगर ऐसे ही बीच में आती रही तो सब चौपट होने में देर नहीं लगेगी। हो सकता है कि हाल यह सब सुन मैं बैठ के यह सब सुन रही थी कि किस धंधे की बात कर रहे हैं यह लोग। मेरे दिमाग लगाया, जल्दी से अपने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगी। मैंने अपना मोबाइल फ़्लाइट मोड पर डाल दिया था कि राज की बहुत ही गंदी हंसते हुए बोला, उस औरत की क्या मजाल जो मेरे काम में टांग अड़ाए। 1 मिनट में उसे घर से चलता कर दूंगा। वह तो मैं उसे अपनी माँ की वजह से झेल रहा हूँ, नहीं तो उसे कब का घर से निकाल चुका होता। राज की ये बातें सुनकर मेरे दिमाग की नसें फटने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तो अपनी माँ बाप की आज्ञा का पालन किया था। मैंने सोचा था कि मेरे माँ बाप मेरे लिए जो लड़का पसंद करेंगे वह बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी थी कि जो मेरे नसीब में एक धोखेबाज इंसान मिला। कुछ देर तक दोनों में पीने पिलाने का दौर चलता रहा। आपस में ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि मैंने अपने कानों पर उंगलियां रख ली। इंसान कितना भी गिर सकता है। राज औरतों को अपने पैर की जूती समझता था। कुछ देर बाद राज को गेट पर छोड़ने आया। अब मेरे पास यही मौका था कि मैं जल्दी से निकलकर अपने कमरे में आ गई। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे यह तो नहीं पता था कि राज उन औरतों के साथ क्या करता है, लेकिन इतना ज़रूर समझ गई थी कि ज़रूर कुछ गलत करता है। सुबह होते ही मैंने सबसे पहले पुलिस स्टेशन गई और मैंने सारी बात बताई। वह वीडियो भी इंस्पेक्टर को दिखाई और कहा कि मेरा पति गैर कानूनी काम करता है, मुझे यह शक है। आप अगर मेरी मदद करें तो मैं एक मुजरिम को पकड़वाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। उसे उसके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। पुलिस वाले मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा, जैसे ही कल राज और वह बाबा घर आते हैं मैं आपको फ़ोन कर दूंगी, आप आ जाना और उन्हें रंगे हाथ पकड़ना। मैं घर आ गई। जैसे तैसे करके पूरा दिन कट गया। फिर रात हुई, मेरी सास कमरे में चली गई। अभी उन्हें सोए 10 मिनट ही हुए थे कि तभी राज और उसके साथ बाबा एक औरत भी आई। जैसे ही वे
तीनों कमरे में गए। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस फ़ौरन आ गई और हमारे घर पर धावा बोल दिया। मैंने राज के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। पुलिस वाले ने गेट खुलवाया और अंदर उन तीनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस की मार से राज ने सब सच बोल दिया। उसने बताया कि 5 औरतों को झांसा देकर यहाँ लाता है और हमारे पास एक ऐसा टोकटा है जिससे औरतों को बच्चा हो जा सकता है। औरतें बच्चे के लालच में आकर कुछ भी विरोध नहीं करती। उन दोनों पर अपना सर्वस्व लुटाकर इस विश्वास के साथ चली जाती हैं कि वह माँ बन जाएंगी। दिखावे के लिए राज और बाबा औरतों के साथ कुछ टोकटे भी करते हैं जिससे औरतों को शक न हो। वह जो अंडे मेरे बेड के नीचे रखे थे वही अंडों को कुछ मंत्र पढ़कर उन औरतों को पिलाया करता था। मंत्र पढ़ने का काम बाबा करता और औरतों को कहता कि जादुई अंडा पीने के बाद तो माँ बन जाओगी और औरतें खुशी खुशी वह अंडा पी लेती थी। पुलिस ने दोनों को पकड़ कर ले गई। जब मेरी सास को पता चला कि वह बहुत रो रही थी, लेकिन अंत में उसने कहा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। मैं अपने बेटे को पहचान नहीं पाई। उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारी भी गुनहगार हूँ। जो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ किया था अनजाने में किया था। मेरे मम्मी पापा मुझे अपने घर ले गए। दुख तो था कि मुझे जीवन साथी ऐसा मिला जो एक मुजरिम है, लेकिन खुशी इस बात की थी कि मेरे द्वारा न जाने कितनी औरतों का जीवन बर्बाद होने से बच गया। मैं राज को तलाक दे दिया और अब अपनी ज़िंदगी कुछ करने का सोचा। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी हूँ, किसी की मोहताज नहीं रहना चाहती। मैं अपने सारे दर्शकों को भी यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसे ढोंगी बाबाओं के झांसे में न पड़ें। अगर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है तो डॉक्टर से इलाज करवाएं। बाबाओं के चक्कर में पड़कर तो ज़िंदगी बर्बाद होती है। यह सब अंधविश्वास है। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी बड़े लेखकों द्वारा लिखी गई होती है जो मैं आपको सुनाती हूँ। इसका पूरा उन्हीं को जाता है।